मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। थोड़ा सा अगर याद होगा लास्ट लेक्चर के बारे में, तो कल के लेक्चर में हमने आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको खत्म किया था। वी आर डीलिंग विद द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। 3 डिविजन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड फाइनली जो होता है वो होता है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आपने सीएनएस को कंप्लीट कर लिया है, ओके, पीएनएस लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। We have studied the cranial nerves, we have studied the spinal nerves, we have also studied the formation of spinal nerve. Okay, finally आज का जो आपका लेक्चर है, okay, we are going to deal with the last section of your nervous system और वो है आपकी autonomous nervous system, ANS के बारे में हम बात करने वाले हैं। So सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको ये याद रखना है, the nervous system which controls involuntary functions। क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। द नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स विच टाइप ऑफ फंक्शंस, इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ यूर विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मतलब लेना है इंटरनल ऑर्गन्स। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है, जो आपके विल के कंट्रोल में नहीं है, इन ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करने का जो काम है वो करती है आपकी एएनएस। पॉइंट इज यूर ANS is connected to CNS। आपका जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये CNS से कनेक्टेड है, बट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ CNS। लेकिन ये CNS के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको नाम है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब है सेल्फ गवर्निंग, खुद का कंट्रोल खुद के पास है, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, खुद का कंट्रोल जो है वो खुद के पास है, वो किसी दूसरे सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऐसा नाम दे रहे हैं। तो पहले तो ये 2 पॉइंट आपको प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, ओके। और इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को अगर हमको स्टडी करना है तो एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 नर्व कॉर्ड्स। मान लो कि ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। अंदर के साइड से ये आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। तो माय पॉइंट इज your autonomous nervous system consists of 2 nerve cords। आपकी जो autonomous nervous system है इसके अंदर आपको 2 nerve cords देखने को मिलेंगे which are present on either side of vertebral column। पिंक कलर में आपका वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, येलो कलर में अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, और ये जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर मैंने यहां पे शो किया है, नाउ दिस इज हैविंग योर 2 nerve cords which are present on either side of vertebral column, okay। And on this nerve cords you can find some mass of neurons। न्यूरॉन्स के कुछ मास आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे मैं शो कर रहा हूं, ओके। ये एक न्यूरॉन का मास है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लाइक दिस, ओके। तो ये जो आपके न्यूरॉन्स के मास हैं दे आर नोन एज, सिंगुलर वर्ड इज गैंग्लियन, द प्लूरल इज गैंग्लिया। एक ही होगा तो उसको गैंग्लियन बोलते हैं हम, प्लूरल फॉर्म जो है वो होता है आपका गैंग्लिया। सो लाइकवाइज देयर आर 22 पेयर्स ऑफ दिस गैंग्लिया। ऐसे गैंग्लिया के टोटल कितने पेयर्स देखने को मिलेंगे आपको, 22। इस साइड में 22 होते हैं, इस साइड में भी 22 होते हैं। मैंने पूरे ड्रॉ नहीं किए हैं, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहां पे आपको 22 पेयर्स देखने को मिलेंगे, यहां पे भी 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। कल आपने कहा था कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझना है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है आपकी स्पाइनल नर्व। तो मान लो कि ये स्पाइनल नर्व आ रही है आपकी, टोटल कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के, 31 पेयर्स होते हैं, ये भी पता है हमको। स्पाइनल नर्व फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, ये भी आपने कल बताया था। आपकी स्पाइनल नर्व जो है वो आगे कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। उसमें सबसे पहली ब्रांच होती है ऊपर के साइड में रैमस डॉर्सालिस, जो एंटर करती है स्किन एंड मसल्स ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। दूसरी ब्रांच थी रैमस वेंट्रालिस, एंटरिंग द स्किन एंड मसल्स ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तीसरी ब्रांच जो है वो है रैमस कम्युनिकेंस, ओके, विच इज कनेक्टेड टू सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये कल बताया था मैंने आपको। ये जो आपकी तीसरी ब्रांच है रैमस कम्युनिकेंस, ये इस गैंग्लियन को कनेक्टेड है। और एक और नर्व फाइबर जो है गैंग्लियन से निकल के पहुंचेगा आपके विसरल ऑर्गन तक, ओके। तो
ये यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो, अभी मैं कुछ डॉटेड पोर्शन से यहां पे मार्क कर रहा हूं। ये जो है, ये है आपकी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो ग्रीन कलर में मैंने अभी मार्क किया हुआ है। ये पूरी की पूरी आपकी कौन सी सिस्टम है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। और देखो एक डायग्राम जो आपके सामने है, तीनों नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिल रही है यहां पे। ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है या फिर ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, दिस इज एएनएस। स्पाइनल नर्व यहां पे दिख रही है विच इज पीएनएस, और यहां पे ये आपका कौन है? स्पाइनल कॉर्ड जो है सीएनएस। तो देखो तीनों इंटरकनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस का पार्ट है, आगे स्पाइनल नर्व है जो पीएनएस का पार्ट है, और यही आगे जाके किसको कनेक्टेड है? आपके गैंग्लियन को। गैंग्लियन से आगे एक और फाइबर है विच इज अ पार्ट ऑफ योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। द नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स इज नोन एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एएनएस इज कनेक्टेड टू सीएनएस बट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस। देन your autonomous nervous system consists of two nerve cords present on the either side of vertebral column, and each nerve cord contains a chain of 22 ganglia. So total दोनों sides की अगर बात कर रहे हैं हम, तो there are 22 pairs of ganglia present on these nerve cords. और ये सिस्टम कैसे फॉर्म होती है वो मैंने आपको बता दिया। आपके स्पाइनल नर्व की तीन ब्रांचेस, ramus dorsalis, ramus ventralis, ramus communicans. कम्युनिकेंस इज कनेक्टेड टू गैंग्लियन, गैंग्लियन से एक और फाइबर निकलेगा जो जाएगा कहां तक? आपके विसरल ऑर्गन तक। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी कंसेप्ट ये है कि आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स है इसके। उसके अंदर पहला जो है वो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां पे लिख देता हूं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों को हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम यहां पे मैं बनाने वाला हूं। मान लो कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये आपकी स्पाइनल नर्व है, यहाँ पे रैमस डॉर्सैलिस है, फिर आपका रैमस वेंट्रालिस है, और फिर ये आपका रैमस कम्युनिकेंस है। ये गैंग्लियन को कनेक्टेड है, और गैंग्लियन से एक और फाइबर एक्सटेंड हो रहा है जो विसरल ऑर्गन तक जाने वाला है। ये कंसेप्ट है। ओके, दूसरा जो डायग्राम है वो भी यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ओके, सॉरी, चलो वापस एक बार मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। वापस ये आपका रैमस डॉर्सैलिस, ये होगा रैमस वेंट्रालिस, ये होगा रैमस कम्युनिकेंस, और यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको विसरल ऑर्गन। पहला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मैं बोल रहा हूं दोनों को हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो कंसेप्ट ये है कि आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके जो नर्व्स होते हैं, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्व्स ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम? sympathetic nervous system. These nerves arises from thoracic and lumbar region. thoracic मतलब आपके चेस्ट का जो पोर्शन है, वहां से जो नर्व निकलते हैं वो सिंपैथेटिक में आते हैं, और लंबार अपर एब्डोमिनल जो पोर्शन है वहां से निकलने वाले भी जो नर्व्स है वो कौन से सिस्टम में आते हैं? सिंपैथेटिक। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड thoracolumbar outflow. इस सिस्टम को एक और नाम हम देने वाले हैं, नाम है आपका thoracolumbar outflow. ओके, नाउ आगे जाएंगे हम। आपने कहा कि ये जो ब्रांच है रैमस कम्युनिकेंस है,
विच इज कनेक्टेड टू गैंग्लियन, जो किसको कनेक्टेड है, आपके गैंग्लियन को कनेक्टेड है। तो ये जो आपका रैमस कम्युनिकेंस है ये गैंग्लियन को कनेक्टेड है, लेकिन ये गैंग्लियन से पहले आता है। सो इसको मैं अभी नाम देने वाला हूं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लियन से पहले है तो इसीलिए यहां पे क्या बोलना है उसको, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऐसा बोलना है। वन मोर फाइबर एक्सटेंड्स फ्रॉम गैंग्लियन टू ऑर्गन। एक और फाइबर यहां पे दिख रहा है आपको जो गैंग्लियन से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ऑर्गन तक एक्सटेंड कर रहा है। इसको मैं नाम देने वाला हूं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये गैंग्लियन के बाद में आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऐसा बोलने वाले हैं, सिंपल। ओके, तो अभी पॉइंट ये है कि आपका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, दिस इज शॉर्ट एंड मेड्यूलेटेड। छोटा दिख रहा है लेंथ में, लेकिन वो मेड्यूलेटेड मतलब माइलिन शीथ से कवर है। और जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये कैसा होता है, लॉन्ग दिख रहा है हमको, एंड इट इज नॉन मेड्यूलेटेड। वो कैसा होने वाला है, नॉन मेड्यूलेटेड होगा, सिंपल। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो शॉर्ट और मेड्यूलेटेड है, मतलब माइलिन शीथ से कवर्ड है। आपका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो कैसा दिख रहा है, लॉन्ग एंड नॉन मेड्यूलेटेड है। ओके, वन मोर पॉइंट। ओके, ये जो आपके सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं दे सिक्रीट वन केमिकल कॉल्ड एड्रीनालिन। एड्रीनालिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एड्रीनर्जिक सिस्टम। इसको आप एड्रीनर्जिक सिस्टम ऐसा बोल सकते हो। एंड इसका मेन काम होता है टू इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ विसरल ऑर्गन। आपका जो विसरल ऑर्गन है उस विसरल ऑर्गन के एक्टिविटीज को क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग व्हाट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वापस एक बार मैं बता रहा हूं, ये जो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके नर्व्स कहां से आ रहे हैं, थोरैसिक एंड लंबार रीजन से, इसलिए उसको क्या बोला, थोरैको लंबार आउटफ्लो। बाद में एक फाइबर जो है रैमस कम्युनिकेंस वो गैंग्लियन से कनेक्टेड है, गैंग्लियन से पहले आता है तो उसको मैंने बोला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है शॉर्ट एंड मेड्यूलेटेड। एक और फाइबर गैंग्लियन से ऑर्गन तक जा रहा है जिसको मैंने नाम दिया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ओके, जो होता है लॉन्ग एंड नॉन मेड्यूलेटेड, माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं है, लेंथ में बड़ा है, लॉन्ग है। ओके, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, एड्रेनालिन नाम का, और इसीलिए सिस्टम को हमने कहा एड्रेनर्जिक सिस्टम। एंड दिस सिस्टम इंक्रीजेस द एक्टिविटीज ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये आपके विसरल ऑर्गन्स के एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको ये पैरासिम्पैथेटिक भी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं सो दैट ये अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ओके, यहां पे आपको दिख रहा होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट्स नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम थोरैसिक एंड लंबार रीजन। उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है दे अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड सैक्रल रीजन। जो नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं वो या तो ब्रेन से अराइज हो सकते हैं या फिर लंबार रीजन के नीचे कौन सा रीजन होता है, सैक्रल रीजन, वहां से आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसको आपको कौन सा आउटफ्लो बोलना है, क्रैनियोसैक्रल। ये था थोरैको लंबार आउटफ्लो, वो है क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। यहां पे नर्व्स आते हैं थोरैसिक एंड लंबार रीजन, यहां के नर्व्स आते हैं फ्रॉम ब्रेन एंड सैक्रल रीजन। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो डायग्राम को। ये जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपको दिख रहा है, दिस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्ग हियर। यहां पे शॉर्ट था, ओके, यहां पे कैसे दिख रहा है, लॉन्ग दिख रहा है, ओके, बट इट इज ऑलवेज मेड्यूलेटेड। ये ध्यान में रखना है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा मेड्यूलेटेड होता है, सिंपैथेटिक का हो या पैरासिम्पैथेटिक का हो, ऑलवेज मेड्यूलेटेड, सिर्फ लेंथ में डिफरेंस है। यहां पे शॉर्ट है, यहां पे लॉन्ग है। ओके, बाद में यहां पे जो आप गैंग्लियन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहां पे गैंग्लियन दिखा है, इसका डायग्राम तुम्हें गैंग्लियन तो नहीं दिख रहा है। कंसेप्ट ये है, द गैंग्लियन इज आइदर वेरी क्लोज टू द ऑर्गन और समटाइम इनसाइड द ऑर्गन। जो गैंग्लियन होता है ये ऑर्गन के बहुत क्लोज होता है या फिर वो डायरेक्टली ऑर्गन में ही लोकेटेड हो सकता है।
तो जब हम बात करेंगे कौन से फाइबर की, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की, तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर या तो बहुत शॉर्ट होगा या तो वो इनविजिबल होगा। अगर ये गैंग्लियन ऑर्गन के अंदर चला गया तो आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फाइबर दिखेगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो मैं बोल रहा हूं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आइदर वेरी शॉर्ट और इनविजिबल, बट वंस अगेन इट इज ऑलवेज नॉन मेड्यूलेटेड। ये हमेशा कैसा होता है, नॉन मेड्यूलेटेड। यहां पे भी नॉन मेड्यूलेटेड है, वहां पे भी है। मैं वापस बोल रहा हूं दोनों के सिर्फ लेंथ में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए। आपने बोला कि सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा केमिकल सिक्रीट कर रही है, एड्रेनालिन। उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड एसिटिलकोलिन। ये जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कौन सा केमिकल सिक्रीट कर रही है, एसिटिलकोलिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोलिनर्जिक सिस्टम। इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोला जाता है, कोलिनर्जिक सिस्टम है। और ये विसरल ऑर्गन के एक्टिविटीज को डिक्रीज करने का काम करती है। ओके, सो आई विल राइट हियर इट विल डिक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ विसरल ऑर्गन। तो दोनों सिस्टम हम ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है। एक सिस्टम ऑर्गन के एक्टिविटीज को बढ़ा रही है, दूसरी सिस्टम जो है वो ऑर्गन के एक्टिविटीज को क्या कर रही है, कम करने का काम कर रही है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लो, उस ऑर्गन को दोनों के कनेक्शंस होते हैं। एक कनेक्शन सिंपैथेटिक का होता है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक का होता है। हार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हार्ट के एक्टिविटी को बढ़ाना है, हार्ट बीट्स को इंक्रीज करना है, तो कौन से सिस्टम काम करेगी, सिंपैथेटिक। और अगर आपको हार्ट बीट्स को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो कौन से सिस्टम काम करेगी, पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दोनों सिस्टम का काम जो है ये हमको प्रॉपर्ली समझना है। वापस एक बार डिफरेंस क्लियर करता हूं। ओके, सिंपैथेटिक nerve fiber arises from thoracic and lumbar region. Parasympathetic nerve fiber arises from brain and sacral region. Sympathetic को आपको क्या बोलना है, thoraco lumbar outflow, इसको बोलना है craniosacral outflow। यहां पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट है, वहां पे लॉन्ग है, मेडुलेटेड है दोनों जगह पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है यहां पे लॉन्ग है, इसमें वो वेरी शॉर्ट या फिर इनविजिबल हो सकता है, एंड दोनों केस में वो नॉन मेडुलेटेड है। ओके, ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा केमिकल रिलीज कर रही है, एड्रेनालिन, इसलिए एड्रेनर्जिक सिस्टम है। और ये कौन सा केमिकल रिलीज कर रही है, एसिटिलकोलिन, इसलिए ये किस टाइप का सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम है। ओके, एंड फाइनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो विसरल ऑर्गन के एक्टिविटीज को इंक्रीज करने का काम करती है, और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके विसरल ऑर्गन के एक्टिविटीज को डिक्रीज करने का काम करती है। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका लास्ट डिवीजन ऑफ योर नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, व्हाट इज द रीजन टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन। शुभम, बहुत सिंपल है, अगर आप दौड़ रहे हो, ओके, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके हार्ट बीट बढ़ गए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक बार हार्ट बीट बढ़ गए तो आराम से बैठने के बाद वो उसी स्पीड से चलते रहेंगे। उन हार्ट बीट्स को कम करना पड़ेगा। तो कम करने का काम कौन करेगी, आपकी पैरासिम्पैथेटिक। सो आई थिंक शुभम समझ में आ गया होगा। मानसी को डाउट क्लियर है, क्या बात है मानसी। चलो, और किसी को कुछ डाउट्स हैं, समझ में आ गया यहां तक सब लोगों को, फटाफट कमेंट करो सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस, शुभम क्या एग्जाम्पल चाहिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हार्ट का एग्जाम्पल है, लीवर का एग्जाम्पल है। ओके, ज्यादा फूड खा लिया आपने तो बहुत ज्यादा फैटी फूड अगर खा लिया तो फैट्स को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस की जरूरत है। ओके, तो बाइल जूस का सिक्रीशन अगर बढ़ना है तो लीवर के एक्टिविटीज बढ़ेंगे। अगर वो फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो लीवर के जो बड़े हुए एक्टिविटीज है उसको कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ कम ज्यादा जो हो रहा है ये आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रही है। और क्या एग्जाम्पल चाहिए बोलो शुभम। यस,
ठीक है, चलो तो आई थिंक सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, या फिर किसी को इस टॉपिक में तो एटलीस्ट कोई डाउट नहीं है। तो अगले टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। अगला जो टॉपिक है आपका उसके बारे में हम बात करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो शायद इस चीज को आपने 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, इट इज अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गिवन बाय अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। ये जो रिस्पॉन्स है वो कौन दे रहा है, आपका एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, एंड द रिस्पॉन्स इज गिवन टू स्टिमुलस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत सिंपल है। ओके, मान लो कि सडनली आंखों के सामने कोई इंसेक्ट आ गया या कोई फ्लाइज आ गए, तो आप आंखें बंद कर लेते हो। किसी ने आपको पिन प्रिक कर दिया तो इमीडिएटली आप हाथ को बाजू में ले लेते हो, विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर पिन प्रिक। तो जब पिन प्रिक होती है, जब आप हाथ बाजू में हटाते हो, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये सडनली हुआ है और इनवॉलंटरी है, आपके विल के कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने पिन प्रिक किया, आपने देखा पिन प्रिक हो रहा है और फिर आपने सोचा कि नहीं अभी हाथ को बाजू में हटा लेते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। जैसे ही पिन प्रिक होगा हाथ हट जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं जो रिस्पॉन्स है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गिवन बाय अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टू अ स्टिमुलस। ओके, तो इस चीज को हम क्या बोलने वाले हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अभी बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस का मतलब है एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है इसको भी। एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज विच इज ऑकरिंग इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो ऐसे चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस। पिन प्रिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो पिन प्रिक इज अ फिजिकल स्टिमुलस, बॉडी के बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल है। अगर किसी फूड का स्मेल आता है, ओके, मुंह में पानी आता है, सलाइवेशन स्टार्ट होता है, तो वो जो स्मेल है वो किस तरह का स्टिमुलस है, केमिकल। चेंज कहां पे हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं इंटरनल। सो सिंपल है, एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज which is occurring in the external or internal environment of the body is known as stimulus. और ये जो stimulus है it travels in electrochemical form in your body. आपके बॉडी में ये स्टिमुलस कौन से फॉर्म में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में। कुछ आयंस होते हैं, कौन से आयंस होते हैं, कैसे ट्रैवल करता है, वो मैकेनिज्म भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज इंपल्स। आपके स्टिमुलस का जो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स ऐसा बोलते हैं। तो फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे पता होने चाहिए। 2 मिनट में इसको रिपीट कर रहा हूं। एनी टाइप ऑफ अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स गिवन बाय अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टू अ स्टिमुलस, देन दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज विच इज ऑकरिंग इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टिमुलस। और इसी स्टिमुलस के इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म को हमको क्या बोलना है, इंपल्स ऐसा बोलना है। ओके, नाउ ये जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है इसके टाइप्स होते हैं। सो आई कैन डिवाइड दिस इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में इसको मैं डिवाइड कर लूंगा। ओके, इसमें पहला टाइप होता है आपका सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा जो है उसको हम बोलने वाले हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। नाम में ही मीनिंग है, बहुत सिंपल है। ओके, व्हेन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। अगर रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कहां से कंट्रोल हो रही है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो बहुत सिंपल है, 2 टाइप है, सेरेब्रल एंड स्पाइनल। ओके, अगर वो ब्रेन से कंट्रोल है तो सेरेब्रल, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा है तो स्पाइनल। मोर देन 90% ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये भी ध्यान में रखो। मेजर रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो कहां से कंट्रोल किए जाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। ओके, देन जब आप रिफ्लेक्सेस की बात करते हो, जो रिस्पॉन्स है वो है आपका रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्सेस जो है ये 2 टाइप के हैं। उसके अंदर
जो पहला टाइप है आपका उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस, या फिर इसको मैं बोलूंगा इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। और जो दूसरा टाइप है उसको हम कहने वाले हैं कंडीशन रिफ्लेक्सेस, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। दो टाइप के रिफ्लेक्सेस बॉडी में देखने को मिलेंगे। ओके, पहला जो है वो है आपका अनकंडीशन और इनबॉर्न रिफ्लेक्स, दूसरा जो है वो है कंडीशनड एंड एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये देख लेते हैं। ये जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, these reflexes are inborn, they are present in your body right from your birth। जो रिफ्लेक्सेस इनबॉर्न आपके बॉडी में है, आपके बर्थ से ही आपके बॉडी में प्रेजेंट है, उन रिफ्लेक्सेस को क्या बोलना है हमको, अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस ऐसा बोलना है। ओके, इन रिफ्लेक्सेस को अगर हम बात कर रहे हैं, सो दीज आर परमानेंट। ये रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, परमानेंट, दे नेवर डिसअपीयर, ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होंगे। जैसे मान लो कि विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर पिन प्रिक, एग्जांपल देता हूं, विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर पिन प्रिक, ओके, ये बाय बर्थ आपके बॉडी में है, ये किसी ने आपको सिखाया नहीं है। या ऐसा नहीं है कि आप पहली बार स्कूल में जा रहे हो तो मम्मा ने आपको बोल के भेजा है कि बेटा स्कूल में बच्चे मस्ती करते हैं, अगर कोई आपको किसी चीज से प्रिक कर रहा है तो आपको हाथ बाजू में कर लेना है, नहीं तो आपको इंजुरी हो सकती है। ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये बाय बर्थ मेरे बॉडी में है। तो मैं बोल रहा हूं कि दीज रिफ्लेक्सेस डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ लर्निंग, किसी लर्निंग की जरूरत नहीं है, डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर इट विल नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मेमोरी। याद रखना नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि अरे अगर कोई मुझे पिन प्रिक करेगा तो मुझे हाथ हटा लेना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लर्निंग की भी जरूरत नहीं है, बाय बर्थ है, वापस बोल रहा हूं। एंड वन मोर पॉइंट, दीज रिफ्लेक्सेस आर हेरिटेबल। हेरिटेबल का मतलब दे गेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, आपके पेरेंट्स के बॉडी से आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, ओके, इनहेरिटेड है। तो इनहेरिटेड टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस आर व्हाट, अनकंडीशन। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा आफ्टर अ पर्टिकुलर स्मेल, ओके, देन आफ्टर विड्रॉवल ऑफ हैंड आफ्टर पिन प्रिक, क्राइंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। सो ये सारे जो है ये किस तरह के रिफ्लेक्सेस है, आपके अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस है। इसके एग्जैक्टली आपके होते हैं कौन से रिफ्लेक्सेस, कंडीशन। दीज रिफ्लेक्सेस आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, आपके बर्थ के बाद जो आप एक्वायर करते हो, इन रिफ्लेक्सेस को क्या बोलेंगे हम, कंडीशन। ये रिफ्लेक्सेस जो है वो टेम्पररी हो सकते हैं, एंड दे में डिसअपीयर और दे में रीअपीयर। ये डिसअपीयर हो सकते हैं, रीअपीयर भी हो सकते हैं, टेम्पररी है। जैसे मान लो कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो साइकिलिंग इज वन टाइप ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। या आप बाय बर्थ सीख के नहीं आए हो, या आपको सीखना पड़ा है। मतलब इस रिफ्लेक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, लर्निंग चाहिए। शायद इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेमोरी भी चाहिए। So it will require learning, it will require experience, it will require proper training, it will require the memory. And last important point I can say here, these reflexes are non-inherited. They do not get passed from one generation to next generation. आपके पेरेंट्स साइकिल चलाना जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बाय बर्थ आपको भी आने लगेगा, वो रिफ्लेक्स उनके बॉडी से आपके बॉडी में आ गया। अगर ऐसा होता, ओके, तो जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे प्रोफेशन में या फिर हमारे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आज जितने भी डॉक्टर्स हैं जो हार्ट सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट है, किडनी की सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्स है, उन्होंने सीखा हुआ है, ओके, लर्न किया हुआ है, एक्सपीरियंस से आया है। अगर वो वैसे के वैसा उनके अगले जनरेशन में पास हो जाता, ओके, तो उनका बच्चा तो ऑलरेडी हार्ट सर्जन बन जाता, किसी मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं ये रिफ्लेक्सेस जो है वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास नहीं होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्सेस को आपको बोलना है कंडीशन। और इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज Pavlov, एंड ही परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट ऑन हिज डॉग। छोटा सा स्टोरी है, उसके पास एक छोटा सा डॉगी था, पपी था एक, ओके, और उस डॉग को फूड ऑफर करने से पहले Pavlov used to ring a bell. उसके पास एक बेल थी, वो बेल बजा के उस डॉगी को बुलाता था और फिर उसको खाना ऑफर करता था।
ओके ये उसने रूटीन फॉलो किया फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। ओके बहुत दिन के बाद यही चल रहा है, हर दिन बेल बज रही है, बेल बजने के बाद वो डॉगी को भी याद हो गया कि जब बेल बजती है तो मुझे जाना है, बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलने वाला है। ओके तो ये बाय बर्थ तो नहीं आया, बाद में एक कंडीशन ऐसा हो गया ओके कि सिर्फ जैसे ही किसी ने अगर कहीं से बेल बजा दिया वो डॉगी भागते हुए आएगा, लंबा सा टंग बाहर निकाल के बैठ जाएगा। ओके उसको लगेगा कि खाना मिलने वाला है। बेल बजने के बाद खाना मिलता है, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, ये बाय बर्थ नहीं आया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी डॉगी या पपी का न्यूली बर्थ है, उसके पास जाके आप बेल बजाओ और फिर वो आके आपके सामने बैठ जाएगा मुझे खाना दो, नहीं होगा, इनबॉर्न नहीं है, उसको सिखाया गया है। ओके उसको ट्रेन किया गया है। सो मैं बोल रहा हूं कि ये है एक रिंगिंग बेल एक्सपेरिमेंट इन डॉग परफॉर्म बाय साइंटिस्ट Pavlov, okay, to prove which type of reflexes, conditioned reflexes, okay, तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क नाम का भी एक कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं। ओके वन इज नोन एज अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस, सेकंड वन आर कॉल्ड एज कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ओके तो चलो अगर ये समझ में आ गया है तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। And the next concept is your reflex arc। अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो कंसेप्ट किसका है, आपके रिफ्लेक्स आर्क का है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहां पे स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है, कल भी हमने इसको ड्रॉ किया था। ओके ये आपके ऊपर के साइड में होते हैं डॉर्सल हॉर्न्स और ये नीचे की तरफ होते हैं आपके वेंट्रल हॉर्न्स। यहां से बाहर निकलता है आपका डॉर्सल रूट, यहां से निकलेगा आपका वेंट्रल रूट। डॉर्सल और वेंट्रल रूट फ्यूज होने के बाद बन जाती है आपकी स्पाइनल नर्व। कल मैंने आपको बताया था यहां पे होता है सेंसरी न्यूरॉन। ओके इसको अलग कलर से लेते हैं सो दैट ये समझ में आएगा। चलो ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन और ये नीचे के साइड में है आपका मोटार न्यूरॉन। ओके आगे ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इमेजिन करना है दिस इज योर रिसेप्टर ऑर्गन। ओके और ये नीचे की तरफ जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन। यहां पे एक और मिल जाएगा आपको, ये क्या होता है ये बताऊंगा बाद में, डोंट वरी। तो पाथ ट्रेवल्ड बाय इंपल्स, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। व्हाट आई एम सेइंग, पाथ ट्रेवल्ड बाय इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन। इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां तक, रिसेप्टर ऑर्गन से लेकर कहां तक जाएगा वो, इफेक्टर ऑर्गन तक, वाया सीएनएस। और ये किससे होते हुए गुजरेगा, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस से पास होने वाला है। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, इसको आपको बोलना है रिफ्लेक्स आर्क। आई रिपीट, ओके द पाथ ट्रेवल्ड बाय इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन अप टू इफेक्टर ऑर्गन वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन दिस विल बी नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्क। और इस रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट हैं, उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर ऑर्गन। पहला कंपोनेंट जो है वो कौन सा है आपका, रिसेप्टर ऑर्गन है। बहुत सिंपल है, द ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस। एग्जांपल के साथ लेते हैं, पिन प्रिक। पिन प्रिक जो है वो क्या है, स्टिमुलस है, इसको रिसीव किया आपके स्किन ने, तो स्किन कौन सा ऑर्गन बन गया, रिसेप्टर ऑर्गन। तो मैं बोल रहा हूं जो ऑर्गन स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है, एंड देन इट कन्वर्ट दिस स्टिमुलस इनटू इंपल्स। ये स्टिमुलस को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंपल्स में। ऐसे ऑर्गन को आपको बोलना है रिसेप्टर ऑर्गन। एग्जांपल आप दे सकते हो, आपकी स्किन जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन है, आपके विसरल ऑर्गन्स जो है वो भी रिसेप्टर ऑर्गन का काम कर सकते हैं, एंड फाइनली आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आपका नाक है, कान है, टंग है, आईज है, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन्स। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, आपके रिसेप्टर ऑर्गन के। तो ये हो गया आपका पहला कंपोनेंट। अभी होता क्या है,
ये जो पिनप्रिक का स्टिमुलस है, दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सीएनएस। उसको मुझे रिसेप्टर ऑर्गन से कहां तक लेके जाना है, सीएनएस तक, और वो लेके जाने का काम करेगा आपका सेंसरी न्यूरॉन। दिस इज द कंपोनेंट नंबर सेकेंड ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन। काम क्या है? इट कैरीज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सीएनएस एंड इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के कहां पे है? डॉर्सल रूट में है। तीसरा कंपोनेंट जो यहां पे पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एडजेस्टर न्यूरॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन। दिस इज द थर्ड कंपोनेंट। नाम क्या है? एडजेस्टर न्यूरॉन, या फिर इसको क्या बोल रहा हूं मैं? एसोसिएशन न्यूरॉन। दिस इज फाउंड इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के कहां पे देखने को मिलेगा? ये ग्रे मैटर में। इसका काम है टू एनालाइज द इंपल्स एंड जनरेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स। जो इंपल्स उस तक पहुंचा है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अभी स्टिमुलस क्या था? पिनप्रिक। रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? विड्रॉवल ऑफ हैंड। ओके, लेकिन अगर विड्रॉवल ऑफ हैंड होना है, हाथों के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। तो अभी क्या होगा? यहां से एक मैसेज मेरे हाथों के मसल्स तक जाने वाला है। मसल इज अ इफेक्टर ऑर्गन नाउ। आपका जो मसल है वो किस तरह का ऑर्गन है? इफेक्टर। लेकिन यहां पे काम करेगा आपका कंपोनेंट नंबर 4 विच इज कॉल्ड मोटार न्यूरॉन। ये फोर्थ कंपोनेंट है। तो मोटार न्यूरॉन क्या है? इट कैरी द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। मोटार न्यूरॉन जो है वो इंपल्स को कहां से कहां तक लेके जाएगा? सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा। ओके, और ये प्रेजेंट होगा वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ये वेंट्रल रूट है, वहां पे मोटार न्यूरॉन है। एंड फाइनली पांचवा जो कंपोनेंट है वो है इफेक्टर ऑर्गन, द ऑर्गन वेयर द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। सो होगा क्या? सिंपली जब इंपल्स मेरे मसल्स तक आ जाएगा, माय मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाथ बाजू हो जाएगा, हट जाएगा। सो विड्रॉवल ऑफ हैंड विल टेक्स प्लेस। सो सिंपली द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन आर योर मसल्स एंड ग्लैंड्स। आपके इफेक्टर ऑर्गन के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, या तो मसल है या तो ग्लैंड है। मसल होगी तो कॉन्ट्रैक्शन से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ग्लैंड होगी तो कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा। सिंपल है। सो इफेक्ट इज आइदर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन। सो सिंपली ये आपके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके रिफ्लेक्स आर्क के। तो ये कंपोनेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। वापस एक बार बोल रहा हूं। ओके, द पाथ ट्रेवल्ड बाय इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, 5 कंपोनेंट से बना होता है। पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर ऑर्गन, द ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू इंपल्स। एग्जांपल है आपकी स्किन, विसरल ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स। दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी न्यूरॉन, प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट कैरीज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सीएनएस। तीसरा कंपोनेंट है एडजेस्टर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, जो सीएनएस के ग्रे मैटर में होता है। इसका काम है इंपल्स को एनालाइज करना और उस हिसाब से प्रॉपर रिस्पॉन्स को जनरेट करना। ओके, बाद में फोर्थ कंपोनेंट है मोटार न्यूरॉन, जो होता है वेंट्रल रूट में। इट कैरी द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। और फाइनल पांचवा कंपोनेंट है आपका इफेक्टर ऑर्गन, ओके, वेयर द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सो आइदर बाय कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन। द एग्जांपल्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर दो, सो दैट आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। वैष्णव, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? व्हाट्सअप कर दो मुझे। यस, बाकी के लोगों को समझ में आ गया यहां तक? चलो, एक और टॉपिक लेना है हमको आज के लेक्चर के लिए, उसको खत्म करेंगे अगर ये समझ में आ गया होगा तो। चलो, वेरी गुड, समझ में आ गया है? ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका उसको खत्म करते हैं 5 मिनट में। सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, ये मेमोरी बेस्ड है, मोस्टली आपको याद रखना पड़ेगा। एंड
the topic is the different types of receptors which are present in your body. आपके बॉडी में जो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, ओके, दो टाइप के रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. उसके अंदर जो पहला टाइप है आपका वो होता है एक्सटेरो रिसेप्टर्स. एक्सटेरो रिसेप्टर्स का मतलब दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और दूसरा होता है इंटेरो रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. तो जब आप एक्सटेरो रिसेप्टर्स की बात करते हो तो इसके अंदर आता है पहला टाइप जिसको हम बोलेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप हियर? मैकेनो रिसेप्टर्स. मैकेनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर स्किन. कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं. एंड इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मैकेनो रिसेप्टर जो है ये दो टाइप के होते हैं. उसमें एक होता है आपका वी कैन से टेक्टाइल रिसेप्टर्स. पहला जो टाइप है, वापस लिखता हूं यहां पे, जो फर्स्ट टाइप है उसको क्या बोलेंगे आप? टेक्टाइल रिसेप्टर्स ऐसा बोलेंगे, विच आर सेंसिटिव टू टच, जो टच को सेंसिटिव है. और दूसरे जो है उनको हम बोलते हैं टैंगो रिसेप्टर्स. दीज टैंगो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू प्रेशर. तो मैं बोला रिसेप्टर्स के टाइप्स हम देख रहे हैं, कौन से रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं. पहला टाइप है एक्सटेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और उसमें पहला टाइप है मैकेनो रिसेप्टर्स. कहां पे होते हैं? स्किन में. उसके दो टाइप है, टेक्टाइल रिसेप्टर्स फॉर सेंसेशन ऑफ टच एंड टैंगो रिसेप्टर्स फॉर द सेंसेशन ऑफ प्रेशर. ओके, उसके बाद दूसरा जो टाइप है यहां पे, दैट सेकेंड टाइप इज नोन एज यू कैन से थर्मो रिसेप्टर्स. दूसरे टाइप को क्या बोलना है आपको? थर्मो रिसेप्टर ऐसा बोलना है. वापस ये थर्मो रिसेप्टर्स की अगर बात कर रहे हैं, दे आर फाउंड इन योर स्किन. कहां पे मिलेंगे आपको? स्किन में. और इसके भी दो टाइप होते हैं. उसमें पहला टाइप है फ्रीजो रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव फॉर कोल्ड, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कैलिरो रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव फॉर वार्मथ. बहुत सिंपल है, आप फील कर सकते हो कोई चीज ठंडी है या वो गर्म है. तो ठंडा जो है वो जो सेंसेशन है वो आता है फ्रीजो रिसेप्टर्स की वजह से, जो स्किन में होते हैं वापस. और वार्म है, कोई चीज गर्म लग रही है आपको, ओके, तो ये जो वार्मथ का सेंसेशन है ये होता है कौन से रिसेप्टर्स की वजह से? कैलिरो रिसेप्टर्स. ओके, ये हो गया दूसरा टाइप. तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, एंड द थर्ड टाइप हियर इज कॉल्ड केमो रिसेप्टर्स. रिसेप्टर का तीसरा टाइप है. दीज केमो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन योर टंग एंड नोज. कहां पे देखने को मिलेंगे आपके? ये टंग के ऊपर होते हैं, नोज के ऊपर होते हैं. ओके, और इसके भी दो टाइप है, वो भी याद रखेंगे हम. देयर इज गस्टैटो रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. कौन सा रिसेप्टर किसके लिए याद रखना पड़ेगा? मैं वापस बोल रहा हूं, मेमोरी बेस्ड टॉपिक है. ओके, याद रखना पड़ेगा. इसमें लॉजिक या फिर अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, नाम है वो याद रखने हैं. तो मैं बोल रहा हूं गस्टैटो रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए होते हैं. ओके, उसके बाद आपका जो फोर्थ टाइप है वो होता है फोटो रिसेप्टर्स. ये है आपका फोर्थ टाइप. नाउ दिस फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई. आपके आई के रेटिना में होता है, एंड देयर फंक्शन इज दे आर सेंसिटिव टू लाइट. ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? लाइट के लिए. अगला जो आपका टाइप है, टाइप नंबर है आपका फिफ्थ, इसको मैं बोलने वाला हूं फोनो रिसेप्टर्स. नाम में ही मीनिंग है. अभी फोटो का मतलब है लाइट, फोनो का मतलब है फोन, साउंड. ओके, सो दीज फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर इंटरनल ईयर. कान में होते हैं ये, एंड दीज आर देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड बॉडी इक्विलिब्रियम. ये आपके हियरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम को भी कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं. एंड फाइनली ये आपके हो गए 5 इंपॉर्टेंट टाइप. कौन से रिसेप्टर्स के? आपके एक्सटेरो रिसेप्टर्स. अभी एक्सटेरो रिसेप्टर्स के बाद जो दूसरा टाइप है आपका, ओके, दे आर वेरी पॉपुलरली नोन एज इंटेरो रिसेप्टर्स. मतलब अभी ये आपके बॉडी के कहां पे है? अंदर है. ओके, तो इसके अंदर जो पहला टाइप है आपका, दे आर कॉल्ड प्रोप्रायो रिसेप्टर्स. जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप्रायो रिसेप्टर्स ऐसा बोलेंगे. दे आर प्रेजेंट इन योर जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स, एंड दे आर सेंसिटिव टू
पेन एंड फटीग। किसके लिए सेंसिटिव है ये? पेन को और फटीग को। फटीग का मतलब है टायर्डनेस। ओके, इसके अंदर जो दूसरा टाइप है आपका, दैट टाइप इज नोन एज प्रोप्रायोरिसेप्टर्स हो गए। सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं हम, विच इज नोन एज एंटेरोरिसेप्टर्स। अभी ये जो एंटेरोरिसेप्टर्स है, दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे प्रोवाइड यू द सेंस ऑफ हंगर, सेंस ऑफ थर्स्ट, दे मेंटेन योर पीएच या फिर ऑस्मोटिक चेंजेस इन द बॉडी। आपके बॉडी में अगर कोई ऑस्मोटिक चेंज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड का पीएच बदल रहा है, हंगर का फीलिंग है, थर्स्ट का फीलिंग है, तो उसके लिए काम करते हैं एंटेरो। इंटेरो और एंटेरो अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें मैं लास्ट टाइप की बात करने वाला हूं। तीन ही टाइप होते हैं इंटेरो के अंदर। तीसरा जो होता है वो है आपका बैरो रिसेप्टर। तो जब बैरो रिसेप्टर की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैरोटिड आर्टरी। आप बोलेंगे सर ये कैरोटिड आर्टरी क्या है? आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू ब्रेन। एक ऐसी आर्टरी है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। उसके वॉल में आपको मिलेंगे बैरो रिसेप्टर्स एंड दे आर सेंसिटिव फॉर चेंज इन द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये हो गए आपके रिसेप्टर के टाइप्स। एक्सटेरो में मैंने बताया मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स एज वेल एज फोटो एंड फोनो रिसेप्टर्स। ओके, उसके बाद आपके इंटेरो रिसेप्टर्स में मैंने बात किया प्रोप्रायो रिसेप्टर्स, एंटेरो एज वेल एज बैरो रिसेप्टर्स। तो कौन सा रिसेप्टर कहां पे है और उसका क्या काम है, वो किसके लिए सेंसिटिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ओके, तो चलो, अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है तो आपके डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर डाउट्स जल्दी जल्दी। आज के लेक्चर के लिए इतना पार्ट काफी है। अगला जो पार्ट होगा वो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक यहां तक के जो नोट्स है वो नोट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिए हैं। नोट्स कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, वैष्णव को कोई डाउट नहीं है, बाकी के लोगों को किसी को डाउट है तो बता दो जल्दी जल्दी। निशा, क्षितिजा, रुपेश, प्रेम, धवल, शुभम, क्या बात है, रंजना, वैष्णव, ऋतुजा, ओम, ओमकार, यश, गौरव, मानसी, चलो, जयदीप, आयुषा, रंजना, देवयानी, सॉरी, शुभम। ठीक है, आई थिंक किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, तो आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, सबकी केयर करो। थैंक यू वेरी मच।